हेलो फ्रेंड्स। कल हमारा जो एलडीसी का एक टेस्ट का आयोजन करवाया गया था, फ्री टेस्ट था जिसमें 25 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले उसका रिजल्ट देख लेते हैं और फिर उसका डिटेल सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो अभी उसकी रीच कम है, तो कम ही लोगों ने एक बार टेस्ट दिया है। इसमें मैं केवल 10 लोगों के जो टॉप 10 में होंगे उन्हीं को शामिल करूँगा एक बार, जिससे जैसे रीच ज़्यादा बढ़ेगी हम और ज़्यादा रिजल्ट है वो ऐड कर लेंगे। तो रैंक फर्स्ट के साथ है रोहित 68%। उसके बाद में है दीपिका। उसके बाद में है प्राची अग्रवाल 64। और उसके बाद में है ये कोई एलएच करके है, प्रेम जांगिड़ है, किशन गुजर है। प्रेम जांगिड़ 52%, किशन गुजर 48%, एलएच 56%। नेक्स्ट है ललित है 48%, अजय प्रताप सिंह है 40%, विशाल मीणा है 36% और मुकेश है 24%। तो आप आपने जिस तरीके से टेस्ट दिया है आपको वहाँ टेस्ट में इस तरीके से आपका स्कोर दिख जाएगा कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन हुए, कितने परसेंट आपके सही हैं। तो ये हमारा आज का रिजल्ट हो गया। अब हम जो कल हमारा टेस्ट लगा था उसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी जो आज का टेस्ट है उसका लिंक आपको बहुत जल्द ही अभी थोड़ी देर में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप नेक्स्ट टेस्ट है वो भी दे लीजिए और तब तक हम इस टेस्ट का रिजल्ट है वो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। सबसे पहले है पृथ्वी, गाय, अन्न, वाणी आदि किसके अनेकार्थक है। तो ये इड़ा के अनेकार्थक है, इड़ा इनका अनेकार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये है मात्रछाया, इसमें चय का आगमन हो गया। ठीक है, व्यंजन संधि है, उन्नति तय का न हो गया। पवन पो धन अन ये गलत है, यहाँ केवल एक की मात्रा आएगी। अन्वय यण संधि है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं असुमेलित की पहचान कीजिए। ठीक है, इंडोर्स यानी अनुमोदन ये नहीं होता, इंडोर्स यानी पृष्ठांकन होता है। गेजेट यानी राजपत्र सही है। ठीक है, इंडेंट यानी मांग पत्र ये भी सही है। सोलमन यानी सत्यनिष्ठा ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं विलोम युग्म है। ठीक है, ससीम नसीम ये गलत है। निरुस्ता और रुग्णता ये सही है। ससीम नसीम कुछ नहीं होता, ये असीम और ससीम होता है। ठीक है, बहुतायत बहुतायत का कम होता है। ठीक है, और भंजनीय का अभंजनीय होता है, भंजनीय का अभंजनीय होता है। नेक्स्ट देखो वह समास जिसका पूर्व पद कोई अविकारी शब्द होता है उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। जिसका पहला पद है वो अव्यय होता है या अविकारी होता है। नेक्स्ट इंग्लिश, इसमें सबसे पहले मैंने आर्टिकल लिए हैं। पिछली बार एग्जाम में दो क्वेश्चन आर्टिकल के आए थे। तो माई आंट लिव्ड ऑन ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो यहाँ द आएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक है। ठीक है, तो यहाँ द आएगा। फिर ओल्ड हाउस से पहले एन आएगा क्योंकि वोवल साउंड आ रहा है। और रिवर थेम्स यहाँ प्रॉपर नाउन है तो ये द आएगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विगोरसली, ये हमें पूछा है कि विगोरसली का सिनोनिमस कौन सा नहीं है। विगोरसली मतलब होता है जोशपूर्ण या मतलब कि कंटिन्यूसली। तो जोशपूर्ण मतलब एनर्जेटिक इसका हो गया, फोर्सफुली इसका हो गया, एक्टिवली इसका हो गया, डाउटफुल इसका नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं चूज द करेक्ट वन वर्ड, इसमें हमें पूछा है वन वर्ड। ठीक है, वन वर्ड है रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, मतलब वर्ड की जगह वर्ड काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं सहशब्द। ठीक है, इसका हो जाएगा वर्बेटिम। वर्बेटिम इसको सहशब्द हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डोर्सल। डोर्सल मतलब होता है किसी भी चीज़ का अपर पार्ट और वेंट्रल मतलब इंटरनल पार्ट। ठीक है, तो ये डोर्सल का हो जाएगा वेंट्रल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये है डिटरमाइनर है, सॉरी डिटरमाइनर इसका हो जाएगा एफ यू। ठीक है, एफ यू है वर्ड्स स्पोकन इन द अर्नेस्ट विल कन्विंसिंग, मतलब कुछ वर्ड है जो उसको कन्विंस कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीके शुरू हो जाता है। इसमें है निर्जला एकादशी का तिथि व महीना आपको बताना है।
तो निर्जला एकादशी कब आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आता है जलजूलनी या देवजूलनी एकादशी बोलते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी इसको बोलते हैं देवशयनी एकादशी। और कार्तिक एकादशी इसको बोलते हैं देवउठनी एकादशी। ठीक है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से जो शादियों का सीज़न है वो शुरू होता है और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से ये बंद हो जाता है। इस समय मतलब देवगण है वो सो जाते हैं। माना जाता है कि मुझे इसमें थोड़ी रुचि है, मुझे नहीं पता आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ। इस समय क्या हुआ था, जब वामन अवतार लेके आए थे भगवान विष्णु, तो उन्होंने राजा बलि के दरबार में जब आए थे 3 पैर में पूरा ब्रह्मांड उन्होंने माप लिया था। उस समय की बात है। उस समय उन्होंने राजा बलि को आशीर्वाद दिया था कि इन 4 महीनों में स्वर्ग पे आपका वास होगा। तो उसी से जो इस समय मतलब सारे देवता हैं वो पाताल लोक में चले जाते हैं और जो राजा बलि है वो इन 4 महीनों में स्वर्ग पे वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में असत्य है। मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया। यह बिल्कुल सही है। आयोग की पहली अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर ने 23 मार्च 1999 को कार्यभार संभाला था। ठीक है, आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है वो पहली अध्यक्ष है वो कांता भटनागर है। इन्होंने 23 मार्च 1999 नहीं है, यहाँ पे 2000 आएगा। ठीक है, यही गलत है। 23 मार्च 2000 को इन्होंने कार्यभार संभाला था, क्योंकि मानवाधिकार आयोग है वो मार्च 2000 से ही इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष GK व्यास है, ये बिल्कुल सही है। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस जिले में अत्यधिक सघन वन पाए जाते हैं? यह क्वेश्चन है, मैंने आंसर में इसको जैसलमेर करेक्ट कर दिया, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर उदयपुर है। आप इसको करेक्ट कर लीजिए। जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर वो है उदयपुर। अति सघन वन है वो 6 जिलों में पाए जाते हैं। राजस्थान के 6 जिलों में अति सघन वन पाए जाते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो 6 जिले। इन 6 जिलों में आते हैं वो है, एक तो है उदयपुर है, अलवर है, हनुमानगढ़ है, ये 3 इसमें आ गए। एक है बूंदी है, बीकानेर है, सॉरी उदयपुर नहीं है, मतलब जैसलमेर है, अलवर है, हनुमानगढ़ है, बूंदी है, बीकानेर है और जयपुर है। जयपुर अलवर जैसलमेर हनुमानगढ़ बूंदी व बीकानेर। ठीक है, ये 6 जिले ऐसे हैं जिनमें अत्यधिक सघन वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं वो अलवर में है और उसके बाद में जयपुर में है। ठीक है, तो ये मतलब अत्यधिक सघन वन 6 जिलों में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस राज्यपाल के समय राष्ट्रपति शासन लगा भी था और हटा भी था? ठीक है, तो आप ये देखो कि सबसे कम समय के लिए कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा था। उसी में ये रघुकुल तिलक है, इनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा भी था और हटा भी था। किस प्रतिहार शासक को नागावलोक के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश में से हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, नागभट्ट प्रथम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है, इसको बोलते हैं हम जैव आवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला अवायवीय जीवाणु है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिस्ट्रीडियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं। ठीक है, इनमें से जैसे कुछ वायवीय होते हैं, कुछ अवायवीय होते हैं। मैं आपको बताऊं कि एजिटोबैक्टर है, जो एजिटोबैक्टर है यह अनिवार्य वायवीय, मतलब इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा है बेसिलस जीवाणु होता है एक, जिसको कभी मतलब कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या वायु की आवश्यकता होती है और कभी उसको नहीं होती है, मतलब वो विकल्पी ऑक्सीजीवी जिसको बोलते हैं। तीसरा है क्लिस्ट्रीडियम। ठीक है, यह क्लिस्ट्रीडियम है, इसको अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
और चौथा है रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम होता है जो केवल प्रकाश संश्लेषण के साथ ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इस बार एलडीसी के दृष्टिकोण से नाइट्रोजन चक्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछली बार भी इसमें से खूब क्वेश्चन आए थे, इस बार भी काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। निम्न में से किस पौधे की जड़ें रेशेदार होती है? तो इसमें मक्का है जिसके पौधे हैं वो जड़ें हैं रेशेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर राव उपग्रह केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में है यू आर राव उपग्रह केंद्र। निम्न में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण नहीं है? तो फ्यूरिन है इसका करेक्ट आंसर है। फ्यूरिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण नहीं है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के 3 उदाहरण हैं। एक है बेंजीन हो गया, और ये टाइलिन हो गया, बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया और टुलुइन हो गया। ये गलत लिखने में आ गया, ठीक है। ये 3 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं, और फ्यूरिन है वो चक्रीय हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमारी मैथ्स है वो शुरू हो गई है। एक नदी पर पुल बनाने के लिए 6400 मजदूरों को नियुक्त किया गया है। पहले वर्ष के अंत में 25% मजदूरों की छंटनी कर दी गई है तथा दूसरे वर्ष के अंत में बचे हुए मजदूरों में से 25% की छंटनी की गई है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए दूसरे वर्ष के अंत में बचे हुए मजदूरों की संख्या में 25% मजदूर और बढ़ा दिए गए, ठीक है। 2 बार 25% कम किए हैं, और तीसरी बार में 25% है वो बढ़ा दिए गए हैं। तो चौथे वर्ष के प्रारंभ में कुल कितने मजदूर कार्यरत थे? मतलब चौथे वर्ष के प्रारंभ में कुल कितने मजदूर कार्यरत थे? तो हमारे पास प्रारंभ में जो मजदूर थे वो थे 6400, ठीक है। इनका 25% करें मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4, तो 6400 का 1/4 हो गया 1600। 6400 का 1/4 1600, इनमें से मैं लेस करूं 6400 में से एक मतलब 1600 में लेस करूं तो ये बच गए 4800, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि अगले साल इन्होंने फिर जो बचे हुए मजदूरों में से 25% है वो कम कर दिए गए, तो 4800 का फिर से मैं 1/4 करूँ तो ये हो गया 1200, ठीक है। 1200 4800 में से मैंने फिर से 1200 लेस किया। अब की बार में 4800 में से 1200 मैंने लेस किया तो ये बच गए 3600। अब ये बोल रहा है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए इसमें वापस इन्होंने 25% की वृद्धि कर दी गई, तो 3600 का 25% होता है 900, और 3600 में अगर मैं 900 ऐड करूँ तो 4500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का आधार बी है तथा शीर्ष लंब एच है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज हो गया, इसका आधार तो हो गया बी, और इसकी जो ऊंचाई हो गई वो हो गई एच, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक ये जो समचतुर्भुज है मैं एक बार दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं अगर बीच में से ऐसे करूँ तो ये एक त्रिभुज बन जाता है, तो इसका आधार तो हो गया बी और ऊंचाई हो गई एच, तो मतलब त्रिभुज से 2 त्रिभुज हो गए, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो दोनों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 बी इंटू एच, बी एच, और प्लस फिर से इस तरफ एक और हो गया तो 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो इसका आएगा 2 ब्रैकेट 1/2 बी इंटू एच, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, और इसमें से 2 से 2 कट जाएंगे तो बी इंटू एच इसमें बच जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंटू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा 50 मीटर है, ठीक है। ये कोई वर्गाकार पार्क है जिसकी प्रत्येक भुजा 50 मीटर है, और इसके कोने पर 7 मीटर प्रत्येक कोने पर 7-7 मीटर का छायांकित क्षेत्र है कोई, ठीक है। तो इसका शेष जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो
सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 50 × 50 2500 हो गया। अभी यहाँ कोनों में मतलब 4 त्रिज्याखंड मिला के एक वृत्त बन जाता है पूरा। और इस वृत्त की त्रिज्या है वो 7 हो गई। अगर त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है। ये चीज़ें आप रट के रखो ताकि बार बार आपको निकालना नहीं पड़ता। 2500 में से 154 अगर मैं लेस करूँ तो 2346 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक कोण है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप जब पूरक कोण आए तो इन दोनों को गुणा करके और उनका √ऑफ² कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 × 4 तो ये हो गया 64, 64 का √ऑफ² हो गया 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 8 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई 5 सेमी और 7 सेमी है तथा इन भुजाओं के अंत के बिंदुओं को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 9 सेमी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बार मैं समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। इस तरीके से ये 7 है, ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक 9 है, ठीक है। तो यह हीरे के सूत्र से इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। हीरे के सूत्र से आप इसको सोल्व कर सकते हो और कोई इसका तरीका नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले कोई टेस्ट दिया था उसमें आया था और मैंने भी ये क्वेश्चन किया था। तो देखो, अगर ये आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, काम में आती है जब समय कम होता है तब। ये 5 है और ये 7 है और ये 9 है। अगर यह मतलब 90 डिग्री का कोण होता तो ये होता, ये लगभग कितना, ये जो विकर्ण है वो कितना होना चाहिए। तो इसको मैंने अगर पाइथागोरस प्रमेय से इसको सोल्व करें तो देखेंगे 49 + 5 25, तो ये हो गए 76 हो गया। मतलब अगर ये मतलब 9 है, अगर ये 81 होता तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता, ठीक है। अगर ये 81 होता, क्योंकि 9 × 9 81, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता। इसका मतलब ये है कि ये आयत होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर उनकी भुजाएं बराबर होती है तो निश्चित ये है कि आयत का क्षेत्रफल हमेशा ज़्यादा होता है। तो मैंने ये मान लिया कि ये एक आयत है, तो 7 × 5 मतलब 35 इसका क्षेत्रफल होना चाहिए। लेकिन यह समांतर चतुर्भुज है, तो अगर आयत का क्षेत्रफल, अगर ये आयत होता तो इसका क्षेत्रफल 35 होता, लेकिन ये आयत नहीं है, समांतर चतुर्भुज है। और इसका मतलब ये है कि 35 से इसका जो क्षेत्रफल है वो कम होगा। तो 35 से कम क्षेत्र ऑप्शन एक ही है, यही इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से मैंने किया था और मेरा सही भी था। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। तो आज के हमारे क्वेश्चन हो गए। अभी जो नेक्स्ट टेस्ट होगा इसकी लिंक आपको जल्द ही मिलने वाली है, थोड़ी देर में 10 बजे के आसपास आपको लिंक मिल जाएगी। आप टेस्ट ज़रूर अटेंड कीजिए और अपना आकलन कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।